जय हिंद बच्चों, क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आप सभी का क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल को हम लेके आए हैं सिर्फ इसलिए कि आप सभी बच्चे लॉकडाउन के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और आप सभी बच्चे टेंशन मत लीजिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो भी हम पढ़ाएं उसको आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए और रेगुलर क्लासेस को अटेंड करिए और आप पढ़िए। मैं पंकज शर्मा इस क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी ऐसे लेवल से जहां पे बच्चों में कुछ कमियां रह जाती हैं और उस कमी की वजह से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते हैं और इसीलिए कई बार क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन और पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आती है और इसीलिए हमें कुछ रूल्स और कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते हैं। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि या तो हमने उन्हें ठीक से पढ़े नहीं होते हैं और कुछ क्वेश्चंस इस ट्रिक से पूछ लिए जाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज इस क्लास 1 में, इस लेसन 1 में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि यार इन बेसिक्स इंग्लिश के हमें नहीं आते और इस वजह से उनको लगता है कि हमें इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं या इंग्लिश को सीखना बहुत मुश्किल है। तो इस बेसिक क्लास में मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि आपके बेसिक्स के जितने भी डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएं, ताकि हम जितने भी टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे वो सभी टॉपिक्स आपको 100% समझ में आ जाए। आज इस लेसन 1 के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करने वाला हूं जो इंग्लिश का फंडामेंटल्स होते हैं, जिनके बिना हम इंग्लिश की कल्पना भी नहीं कर सकते समझना। और कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो फंडामेंटल्स को सीखे बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि आज की क्लास लेसन 1 का जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंटैक्स एनालिसिस। हो सकता है ये नाम आपने सबसे आज पहली बार ही सुन रहे हैं। सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है? सिंटैक्स एनालिसिस का मतलब होता है कि सेंटेंस में यूज किए गए शब्दों का विश्लेषण। आज मैं आपके साथ जब किसी वाक्य के अंदर हम शब्दों को यूज करते हैं तो उनका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का एक स्टेटस होता है, एक फंक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग हम उस शब्द को पहचानते हैं कि वो शब्द क्या है। जैसे कुछ शब्द नाउन होते हैं, कुछ शब्द प्रोनाउन होते हैं, या फिर वो एक एडजेक्टिव होगा या वो एडवर्ब होगा या कंजंक्शन होगा या प्रीपोजिशन होगा। इसी को ही सिंटैक्स एनालिसिस कहा जाता है कि जब हम किसी वर्ड को सेंटेंस में पढ़ें तो उसको पढ़ने के बाद हमें यह पता चल जाए कि वो वर्ड क्या होगा। आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते कि कोई वर्ड जो उनके सामने आया है वो एडजेक्टिव है या नहीं है, वो नाउन है या नहीं है, और इस वजह से उस नाउन से रिलेटेड या एडजेक्टिव से रिलेटेड जब भी कोई एरर उनके सामने आती है वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। ये चीज बेसिक प्रॉब्लम है सभी बच्चों के अंदर, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से रहती है कि फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो क्लियर नहीं होते। आज मैं आपको सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर जो चीज पढ़ाने वाला हूं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। शायद हो सकता है कि पहले आपने कभी पढ़ा भी हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों एक वो बेसिक यूनिट है इंग्लिश की जिसके बगैर इंग्लिश ग्रामर अधूरी है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है ताकि आगे आने वाले जितने भी हमारे टॉपिक्स शुरू होंगे उनमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है कि जब किसी वर्ड का मतलब है बच्चों शब्द, जब भी किसी सेंटेंस में आप किसी वर्ड को देखते हो तो वो वर्ड एक पर्टिकुलर काम कर रहा होता है, वो एक विशेष काम कर रहा होता है। जैसे कोई वर्ड वर्ब का काम कर रहा होता है, तो जब भी किसी वर्ड को हम ये कहते हैं कि ये तो एक वर्ब है तो हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे होते हैं। वैसे आपको इतना तो पता होगा कि जो वर्ड होते हैं वो लेटर्स से मिलकर बने होते हैं। आई होप
एवरीबडी नो इट, ठीक है, एवरीबडी नोज इट कि लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है। एंड हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? कितने लेटर्स हैं इंग्लिश के अंदर? वेरी गुड, 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, और इन सभी लेटर्स से मिलकर जो चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट, उसे हम कहते हैं अल्फाबेट। ना अल्फाबेट इंग्लिश में कितनी होती है, मैं सभी बच्चों से ये पूछना चाहता हूं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? शायद कुछ बच्चे जवाब दें कि सर 26 तो आपने पहले ही लिख दिया, हम तो सोचने वाले थे कि 26 है। मैं आज आपको बता दूं बच्चों की अल्फाबेट इंग्लिश में केवल एक ही होती है, एक से ज्यादा अल्फाबेट नहीं होती। वैसे बहुत ही कॉमन सा एक क्वेश्चन है कि यार बहुत कम बच्चों को मालूम होता है इस बात का कि देयर इज ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश। और सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं बच्चों, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ओनली वन अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में भी एक ही वर्णमाला होती है, हाँ उसके अंदर अक्षर बहुत सारे हैं, तो अक्षरों को ही लेटर्स कहा जाता है और वर्णमाला को ही अल्फाबेट कहा जाता है। अक्षरों से बनते हैं क्या? वर्ड। और उस वर्ड का जो फंक्शन होता है, उस वर्ड का जो काम होता है, उस आधार पर हम ये कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं यहां पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन होगी ए वर्ड विच इज नोन, अ वर्ड विच इज नोन a word which is known according to its function। ऐसा कोई भी वर्ड जो अपने फंक्शन के अनुसार जाना जाता है, फंक्शन के लिए जाना जाता है, तब हम उसको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दे देते हैं ना। इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में? देयर आर 8। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? नाउन। उसके बाद कौन सा है? प्रोनाउन। एंड देन उसके बाद कौन सा है बच्चों? वर्ब। वेरी गुड। वर्ब के बाद कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है? एडजेक्टिव। वैसे कुछ बच्चे शायद हो सकता है एडवर्ब बोल रहे हो, आप ऑर्डर को यानी क्रम को ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एडजेक्टिव के बाद मैं लिखूंगा एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद लिखेंगे हम प्रीपोजिशन, एंड आफ्टर प्रीपोजिशन लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरजेक्शन। सो देयर आर 8, एक बार गिन के देख लेते हैं। यस, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन ना। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनका काम क्या होता है बच्चों? इनका काम होता है ये मिलकर, एक साथ मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, और जब ये मिलकर किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उस सेंटेंस में इनका जो फंक्शन होता है उनके अकॉर्डिंग उस वर्ड को हम एक नाम दे देते हैं कि या तो वो नाउन होगा, या वो प्रोनाउन होगा, या वो कंजंक्शन होगा, या फिर वो एक प्रीपोजिशन होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर देखिए जरा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में समझते हैं कि उस सेंटेंस में आए हुए वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे मैंने लिखा अमन वॉक्स फास्ट इन द गार्डन। अमन वॉक्स फास्ट इन द गार्डन। वी हैव अ सेंटेंस हियर। हमारे पास एक सेंटेंस है और इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। आई थिंक देयर आर 6 वर्ड्स। इस सेंटेंस के अंदर 6 वर्ड हैं और इन 6 वर्ड का कुछ ना कुछ फंक्शन जरूर होगा, और उस फंक्शन के आधार पर ही हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है अमन। नाउ अमन एक नाउन है। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इस वर्ड का, वो नाउन कहलाएगा। वो कैसे, मैं आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। यहां पर जो वॉक्स है ये एक वर्ब है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है फास्ट। फास्ट यहां पर क्या है? एडवर्ब है, और जो इन है ये एक प्रीपोजिशन है। द नेक्स्ट वर्ड इज द, ये एक आर्टिकल है।
अब आप सोच रहे होंगे सर आपने आर्टिकल तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें नहीं पढ़ाया है, यहां तो नहीं लिखा है आपने। बच्चों मैं बता दूं कि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर होती है उसके अंदर ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल द या कोई सा भी आर्टिकल हो, ए एन या द, हम तीनों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मान सकते हैं, उनको ले सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज गार्डन एंड द गार्डन इज नाउन। गार्डन यहां पर क्या है? नाउन है। अब आपने देखा होगा यहां पर बच्चों इस पूरे सेंटेंस में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा है जो एक से ज्यादा बार आया है। एक तो नाउन है, यहां पे नाउन दोबारा, यानी अमन और गार्डन दोनों नाउन है। एक वर्ब है हमारे पास, एक एडवर्ब है हमारे पास, एक प्रीपोजिशन है और एक आर्टिकल है। हालांकि मैंने आर्टिकल को यहां पे नहीं लिखा है ना। आप देख सकते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमारे पास 1 2 3 और 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बनाया है और ये एक सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है। वैसे मैं आपको सेंटेंस भी पढ़ाऊंगा, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अंदर केवल हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूं क्या? सिंटैक्स एनालिसिस। ना इस सेंटेंस का अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर एक सेंटेंस बना है जिसमें नाउन, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन है ना। अब मैं आप सभी को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा और समझाऊंगा कि उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचाना जाए। जैसे मैंने अमन वर्ड को तुरंत पहचान लिया कि नाउन है, मैंने इस वॉक्स को बिल्कुल इतनी चुटकी में पहचान लिया कि एक वर्ब है, फास्ट को बता दिया कि ये एडवर्ब है और इनको बता दिया कि ये एक प्रीपोजिशन है। तो ऐसे ही मैं आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन को। आप अगर चाहें, सभी बच्चे जो इस समय इस क्लास को देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे एक बात कह सकता हूं कि आप इस समय अपनी नोटबुक को और पेन को साथ में लेकर पढ़ें, ठीक है? और अगर कोई चीज आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद लिख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसे? नाउन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नाउन। नाउ व्हाट इज अ नाउन? नाउन होता क्या है? वैसे हमने नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से बहुत अच्छे तरह से हमने पढ़ा होता है, ठीक है? और इतने अच्छे तरह से पढ़ा होता है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे रटी हुई होती है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड अ नाउन। लेकिन बच्चों सिर्फ डेफिनेशन ही काफी नहीं होती। डेफिनेशन से मुझे बताइए, आपको सभी बच्चों को जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को इस डेफिनेशन के बारे में पता है? कोई भी एक ऐसा बच्चा बता दो जिसको ये डेफिनेशन नहीं आती हो। सभी बच्चों को पता है डेफिनेशन से, लेकिन क्या इस डेफिनेशन से कुछ बेनिफिट हुआ आपको? क्या आपने नाउन सीख लिया? क्या आप नाउन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने डेफिनेशन तो याद किया बच्चों, लेकिन उस डेफिनेशन के पीछे जो उसका पूरा यूज है, फंक्शन है, उसको कभी नहीं समझा। तो आज हम एक्चुअली में यही पढ़ने वाले हैं कि नाउन का यूज और नाउन का फंक्शन क्या होता है। नाउ डेफिनेशन तो मैं आपके लिए फिर से यहां पे लिखता हूं, नेम ऑफ अ पर्सन, a place, a thing, an animal, an idea, an action, a quality is called a noun। ना डेफिनेशन में बच्चों मैंने कुछ और भी ऐड किया है। आज तक आपने केवल पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल ही पढ़ा था। आई हैव एडेड समथिंग न्यू हियर। जरा ध्यान से देखिए, मैंने ऐड किया यहां पे आइडिया। आइडिया का मतलब विचार। मैंने ऐड किया यहां पे एक्शन, मतलब कोई भी कार्य। और मैंने यहां पे ऐड किया है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब कोई विशेषता। ना किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का या एनिमल का या किसी आइडिया, किसी विचार के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। किसी एक्शन के नाम को भी नाउन कहा जाता है।
हालांकि पहली बार पढ़ रहे हैं आप, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन इज नॉट रॉन्ग, डेफिनेशन में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन के पीछे का यूज ही हम समझेंगे। क्वालिटी का नाम ना, अभी जो आइडिया और एक्शन है और क्वालिटी का नाम है बच्चों, ये बिल्कुल नई चीजें आपके लिए, और आपको स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया गया बिकॉज उस समय आपका जो मस्तिष्क था इतना परिपक्व नहीं था, आप उस समय इतने परिपक्व नहीं थे कि ये चीज उस समय पढ़ाई जाए। लेकिन आप इस समय इतने परिपक्व हो चुके हैं कि आप किसी एग्जाम की, अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आप सभी बच्चे जॉब लेके रहोगे, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको उस लायक बनाऊं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो और उस एग्जाम को फाड़ के बाहर निकलो ना। इस डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं बच्चों की नाउन की डेफिनेशन तो ये हो गई सर ना। इसमें मैं आपको अब एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं हमारे पास, हम बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में खोल खोल के पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले लेते हैं बच्चों पर्सन ना। पर्सन में क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन। एक बहुत बच्चों के अंदर एक मिसकंसेप्शन होता है कि सर किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम पंकज, यही नाउन है बस। किसी व्यक्ति का नाम अमन, किसी व्यक्ति का नाम राकेश, सर यही तो नाम नाउन कहलाएंगे बच्चों। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ये जो किसी व्यक्ति के नाम होते हैं, पंकज, अमन, राकेश, ये नाउन होते हैं। लेकिन सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकती है। सिर्फ किसी व्यक्ति का ऐसा नाम जो उसके लाइसेंस पे लिखा हो, उसके आधार कार्ड पे लिखा हो, उसके वोटर आईडी पे लिखा हो, सिर्फ वही नाउन नहीं है। ऐसा कोई भी शब्द, अब सुनिए मेरी बात, आज बिल्कुल नई चीज सीख रहे हो आप, ऐसा कोई भी शब्द जिससे आपको यह लग जाए कि वो एक पर्सन है। जैसे मैंने लिखा यहां पर बॉय, ओके ना, आपको लगेगा सर बॉय किसी का नाम कैसे हो सकता है? बिल्कुल ये किसी का नाम नहीं है, किसी के आईडी पर, आधार कार्ड पे नहीं लिखा होगा। लेकिन क्या बॉय शब्द को पढ़कर क्या आपको ये लग सकता है कि वो एक पर्सन है? बिल्कुल है पर्सन, तो वो एक नाउन है। जैसे मैंने लिखा टीचर, क्या टीचर को पढ़कर आपको ये लगता है कि ये नाउन है? मतलब ये क्या ये व्यक्ति है, पर्सन है, इंसान है, ये सांस लेने वाला? बिल्कुल है, तो ये भी एक नाउन है। यानी किसी भी वर्ड को देखकर ये लगे कि वो एक व्यक्ति है, वो एक पर्सन है, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे उसे। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर लेते हैं बच्चों हम क्या? प्लेस। नाउ प्लेस में भी एक मिसकंसेप्शन होता है कि किसी स्थान के नाम को, जैसे अलवर एक स्थान है जहां हम रहते हैं, जैसे दिल्ली जहां पर हमारी संसद है, तो सिर्फ किसी स्थान के किसी पर्टिकुलर नाम को ही नाउन नहीं कहेंगे। किसी भी वर्ड को देखकर यह लग जाए कि वो तो एक स्थान है, उस वर्ड को नाउन कहा जाता है। जैसे मैंने यहां पे कहा अलवर, या फिर मैंने लिखा दिल्ली, तो अलवर दिल्ली इज अ नेम ऑफ अ सिटी, किसी शहर का नाम है, इसलिए नाउन है। वैसे किसी भी वर्ड को देख के ये लगे कि वो स्थान है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे उसे हम। जैसे मैंने कहा रूम, कमरा, क्या रूम एक नाउन है? बिल्कुल सर नाउन है। कैसे? मैंने पूछा कि राकेश कहां है, तो आपने जवाब दिया सर कमरे में। तो मैंने पूछा कहां, तो आपने जवाब किसका दिया? जगह, आपने स्थान बताया है। तो रूम एक स्थान है जहां पर राकेश पढ़ाई कर रहा है अपनी, तो रूम इज नाउन। मैंने बोला रोड, क्या रोड नाउन है? सर बिल्कुल रोड एक नाउन है। क्यों नाउन है? बिकॉज रोड इज ए प्लेस, एक स्थान है जहां पर व्हीकल्स चलते हैं, दौड़ते हैं व्हीकल्स ना। तो प्लेस, किसी भी वर्ड को देखकर आपको ये लगे कि वो एक प्लेस है या एक पर्सन है, तो उसे हम नाउन बोलेंगे ना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट थिंग पे, और वो है थिंग। यहां बच्चों थिंग का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। थिंग का मतलब है यहां पर नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु। इस समय आपके सामने एक सजीव खड़ा है, जैसे मैं, तो ये भी एक नाउन है। और मेरे हाथ में क्या है इस समय? मेरे हाथ में इस समय एक मार्कर है, दिख रहा है आप सभी को? ये मार्कर नॉन लिविंग है, तो ये नाउन है। ऐसी कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो आपको दिखाई दे, उसे हम नाउन कहेंगे। ऐसा कोई भी वर्ड जिसको पढ़कर लगे ये तो एक निर्जीव वस्तु है भाई, तो उसे हम नाउन पुकारेंगे। जैसे इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर जिसमें लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड,
तो व्हाइट बोर्ड एक नॉन लिविंग नाउन है, तो ये भी एक नाउन हुआ ना। इसके अलावा मैंने शर्ट पहनी हुई है, तो शर्ट इज अ नॉन लिविंग नाउन, तो शर्ट इज ऑल्सो अ नाउन। तो किसी भी वर्ड को सेंटेंस में अगर आपके सामने कोई वर्ड आता है जिसको देखकर लगे कि ये पर्सन है, प्लेस है और थिंग है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, उसे हम नाउन बोलेंगे। इसके बाद पर्सन, प्लेस, थिंग, हमने तीनों चीज समझ ली हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं एनिमल। व्हाट इज एनिमल को हम कैसे पहचानेंगे बच्चों? आपने बहुत सारे जिंदगी में बहुत सारे जानवर देखे होंगे, आपने बहुत सारे एनिमल देखे होंगे आपने, और उनमें से जो सबसे कॉमन एनिमल आपने देखा होगा वो होगा डॉग। डॉग, किसी भी एनिमल, किसी भी वर्ड को देखकर लगे कि इट्स एन एनिमल, ये एक एनिमल है, उससे हम बोलेंगे नाउन। नाउ डॉग, कैट एंड हॉर्स, ये सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं, सब नाउन कहलाएंगे, बिकॉज द नेम ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड नाउन। नाउ यहां पर नेक्स्ट पे आते हैं आइडिया। नाउ व्हाट इज एन आइडिया सर? ये आइडिया क्या चीज होती है? बिल्कुल ये नई चीज है बच्चों। अब तक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल मे बी आप ऑलरेडी पहले से जानते थे, मे बी आप नहीं जानते थे, कुछ चीजें आपने हो सकता है आज पहली बार समझी हो इस क्लास में ना। ये जो आइडिया है, आई थिंक कुछ बच्चे जानते होंगे क्या है, और अगर कुछ बच्चे नहीं भी जानते हो टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊंगा यहां पे। आइडिया क्या है? आइडिया का मतलब होता है बच्चों विचार। विचार कहां पैदा होता है, कहां उत्पन्न होता है विचार? मस्तिष्क में। तो ऐसा कोई भी चीज जो हमारे मस्तिष्क में पैदा हो, मस्तिष्क में जो विचार आया, उसे हम क्या कहते हैं? आइडिया, और उसका जो नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पे लव। लव का मतलब होता है बच्चों प्यार, मोहब्बत। नाउ लव इज एन आइडिया। कहां होता है ये? क्या किसी दुकान पे जाके मिलता है? नहीं। कहां पैदा होता है? दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में पैदा होता है सबसे पहले प्यार, और जिससे हम प्यार करते हैं कुछ दिनों बाद उसी से हम किसी वजह से नफरत करने लग जाते हैं। तो जो हेट्रेड है, नफरत, वो भी कहां पैदा होती है? वो भी मस्तिष्क में पैदा होती है। तो ये भी एक नाउन है। तो आइडिया, किसी भी आइडिया का नाम, एनीथिंग विच इज एन आइडिया which produces in your mind is called a noun. Next thing पे आते हैं बच्चों क्वालिटी। Now what is quality sir? तो क्वालिटी भी आपके लिए शायद नहीं होगी, पर आप चिंता ना करें, इसी तरह से आपको मैं पूरे लॉकडाउन में पढ़ाऊंगा, और सारा बेसिक मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप इंग्लिश में जितना चाहते हो उतने मार्क्स लेंगे, फुल से फुल मार्क्स आपके आए। बेसिक आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपके सामने कोई भी टॉपिक पढ़े आप, तो उस टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और इंग्लिश का बेसिक बच्चों वो चीज है, इंग्लिश में हर कुछ रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नाउन जुड़ा हुआ है एडजेक्टिव से, नाउन जुड़ा हुआ है प्रीपोजिशन से, नाउन जुड़ा हुआ है आर्टिकल से, प्रीपोजिशन जुड़े हुए हैं नाउन से एंड प्रोनाउन से। इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटिव हैं। अगर आप एक चीज अच्छे से समझ जाएं तो नेक्स्ट चीज समझने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए बेसिक से क्लास स्टार्ट की है। अभी मैंने कोई टॉपिक शुरू नहीं किया है और ना ही कुछ दिन करने वाला हूं। अभी कुछ आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, मुझे पता होगा कि कब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे अभी भी पता है कि आपको क्लास में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना बच्चों, यू कैन comment in the comment section. You can ask any questions regarding the class, regarding English. क्वालिटी को पढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज अ क्वालिटी सर? क्वालिटी, अगर किसी कोई वर्ड है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई क्वालिटी है? जैसे मैंने यहां पे लिखा बच्चों ब्यूटी। ना ब्यूटी का मतलब है सुंदरता, तो ब्यूटी इज अ क्वालिटी। और इसी के आधार पे अगर मैं लिखूं अगलीनेस, तो अगलीनेस इज ऑल्सो अ क्वालिटी। तो अगलीनेस इज अ नाउन, ब्यूटी इज अ नाउन। नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं इस पर। तो हमने बच्चों सारा चीज कवर कर लिया है, आइडिया, क्वालिटी। हाँ, एक चीज बच रहा है, वो है एक्शन। नाउ लेट्स सी सर, एक्शन क्या होता है, हम बताइए। बच्चों आप बहुत सारे एक्शंस करते हैं, सुबह शाम तक कुछ ना कुछ हम करते हैं। एक इंसान बिना एक्शन के नहीं रह सकता। हम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं। अगर जिस दिन हम एक्शन नहीं करेंगे, उस दिन समझ जाइए हम इस दुनिया में
हाँ, तो एक्शन के बिना एक इंसान नहीं रह सकता। तो सर एक्शन का नाम कैसे नाउन हो सकता है? जैसे मैं बताता हूं, जैसे हम किसी के जोक पे बहुत ठहाके मार के हंसते हैं, हा हा, तो वो एक एक्शन होता है। क्या होता है वो? एक्शन। लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। तो लाफ्टर इज एन एक्शन। जब आप हंसते हैं तो आपकी जो चेहरे की मसल्स होती है वो जो फ्लेक्स करती है, खिंचती है, फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आती है, फिर से खिंचती है। आपकी चेहरे की आपके चेहरे की जो पोजीशन होती है, चेहरे का जो आपका सब कुछ चेंज हो जाता है, आपकी आंखें बड़ी हो जाती है। व्हेन यू लाफ, व्हेन यू आप, तो आप हमेशा हंसते रहें। हंसने से आप चिंता रहित रहेंगे और आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे पाएंगे। तो लाफ्टर इज एन एक्शन एंड लाफ्टर इज अ नाउन। तो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, एक्शन एंड क्वालिटी इज कॉल्ड अ नाउन। वैसे मैं आपको बताऊं बच्चों कि आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के अंदर, एंड इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और एक छोटी चीज आपसे करना चाहता हूं बात में, कि लैंग्वेज कोई सी भी हो बच्चों, ठीक है, उसको सीखने के दो तरीके होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के देयर आर टू वेज। आपने अगर हिंदी सीखा है, आपको हिंदी बहुत अच्छे से आता है, तो आपने उन दो तरीके में से किसी एक तरीके से ही हिंदी सीखा है। और किसी भी भाषा को सीखने के दो तरीके हैं। एक है अंडरस्टैंडिंग, यानी उसकी समझ, और दूसरा है ग्रामर, जो हम पढ़ रहे हैं इस समय क्लास में। आपने हिंदी सीखने के लिए कभी हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ी, फिर भी आपको काफी कुछ ठीक ठाक हिंदी आती है। लेकिन आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ रहा है, और आपको ग्रामर पढ़ने के बाद आप एग्जाम देने जाएंगे। तो वहां पर आप बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि वहां पर हमसे दो तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड और एक ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। जहां पर हमसे ग्रामर नहीं पूछा जाता, हमसे कहा जाता है कि एक पैसेज को पढ़िए, उसके और आंसर्स के जवाब दीजिए। तो अंडरस्टैंडिंग में समझ पूछता है कि आप इंग्लिश को पढ़कर कितना समझते हो। और दूसरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हमारी ग्रामर की नॉलेज टेस्ट होती है। जैसे आपको एरर के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं। वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछता, वहां पे आपसे ये नहीं कहता कि ये सेंटेंस आया है, बताओ इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या है। आपसे केवल और केवल क्या पूछा जाता है? क्या इस सेंटेंस में, एरर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्या इस सेंटेंस में कोई ग्रामर की एरर है? और आप वहां पे किस कोशिश में लगे रहते हो? आप इस कोशिश में लगे रहते हो कि ये सेंटेंस समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं मुझसे कि सर हमें सेंटेंस समझ में नहीं आता। तो उनसे एक ही बात कहता हूं कि आपसे वो सेंटेंस की समझ पूछ रहा है, या आपसे उस सेंटेंस में ग्रामर क्या पूछ रहा है आपसे? तो बच्चा बोलते सर ग्रामर पूछ रहा है। तो बच्चे ग्रामर पे ही फोकस करो, फिर अंडरस्टैंडिंग पे नहीं। जब आप धीरे धीरे ग्रामर पे फोकस करने लगोगे तो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आने लगेगी। एक दिन में अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, ग्रामर सबसे पहले, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। ना हम जो चीज पढ़ रहे हैं बच्चों, ग्रामर में अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि ये अंडरस्टैंडिंग और ग्रामर एक दूसरे से कनेक्शन कैसे नहीं है। किसी सेंटेंस की बिना अंडरस्टैंडिंग के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, केवल ग्रामर की मदद से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर मैंने लिखा, यहां पे सेंटेंस में गार्डन पंकज वॉकिंग इज। आपके सामने एक सेंटेंस है बच्चों, गार्डन पंकज वॉकिंग इज। क्या आपको यह सेंटेंस समझ में आ रहा है? मुझे यकीन है, 100% यकीन है कि आपको यह सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। समझ आ गया ना? लेकिन आपने ये चीज नोटिस किया कि सर इस सेंटेंस में जो वर्ड है ना, वो कुछ सही तरह से नहीं लगे हुए हैं।
जहां पर पंकज होना चाहिए था वो वहां नहीं है, उसकी जगह पे तो गार्डन लगा हुआ है। और जहां पर इज होना चाहिए था वहां पे पंकज लिखा हुआ है, और वॉकिंग तो सर फिर भी अपनी जगह ठीक है, और जहां पे गार्डन होना चाहिए था वहां पे इज लगा हुआ है। तो बच्चों इस सेंटेंस की ग्रामर बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है सेंटेंस ये ना। अगर मैं इस सेंटेंस को कहूं कि सेंटेंस को क्या आप इस सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि मतलब क्या इसको समझ पाए आपको सेंटेंस पूरा समझ में आ गया, लेकिन ग्रामर इसकी फिर भी क्या है, गलत है। यानी किसी सेंटेंस को हम अगर ग्रामर गलत भी हो तब भी समझ सकते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। अंडरस्टैंडिंग अलग है और ग्रामर अलग है ना। आप अंडरस्टैंडिंग आपसे कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है ना। इस सेंटेंस को अगर मैं ठीक से बनाऊं तो सेंटेंस क्या बनेगा, पंकज इज वॉकिंग इन द गार्डन। पंकज इज वॉकिंग इन द गार्डन। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली भी बिल्कुल ठीक है और आपको अभी भी समझ में आ रहा है। आपको पहले भी समझ में आया था, आया नहीं था? बिल्कुल पहले भी आया था और अब भी आ रहा है। समझ में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस किसका था, ग्रामर का। तो आपसे कभी भी एग्जाम में बच्चों वो ये नहीं पूछता कि क्या आपको सेंटेंस समझ में आया, वो आपसे केवल इतना पूछता है कि क्या इस सेंटेंस में कोई ग्रामर की एरर है, अगर है तो बताइए कहां है। और उस एरर को आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको सेंटेंस के अंदर आए हुए एक एक वर्ड का नॉलेज होगा कि वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। और इसीलिए हम इस फंडामेंटल की क्लास को लेके आए हैं कि आप एक एक वर्ड को पहचानें ना। नाउन की डेफिनेशन हो गई है बच्चों ना। अब सेंटेंस में अगर कोई वर्ड नाउन आया तो हम उसको पहचानेंगे कैसे सर, हमें ये समझाइए सबसे पहले। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। नाउन, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाउन जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो फंक्शन क्या होता है नाउन का, फंक्शंस ऑफ अ नाउन। जब भी कोई नाउन सेंटेंस में आया तो उसका फंक्शन क्या होता है बच्चों। एक चीज बता दूं, जब नाउन के दो ही फंक्शंस होते हैं जब भी वो सेंटेंस में आता है, या तो बनता है वो सब्जेक्ट और या बनता है वो ऑब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, केवल ये दो ही फंक्शंस होते हैं। और आप एक चीज और जानते होंगे कि नाउन के अलावा एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने अभी अभी क्या बोला, मन में बोला आपने, क्या बोला, प्रोनाउन। वेरी गुड। नाउन और प्रोनाउन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो या तो आते हैं सब्जेक्ट में या आते हैं ऑब्जेक्ट में। यानी जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम बनाएंगे, जब भी कोई वाक्य में सब्जेक्ट होता है, और आपको इतना मालूम है कि प्रत्येक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट होता है, जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट होता है तो वो या तो बनता है नाउन से या बनता है किसी प्रोनाउन से। और प्रोनाउन के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता रहा हूं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के स्थान पर आता है। तो जहां नाउन आएगा वहां पर क्या आएगा, प्रोनाउन। और प्रोनाउन जिधर आ सकता है वहां पे क्या आ सकता है, नाउन तो आ ही सकता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप एक एग्जांपल लेंगे और अभी हम डेफिनेशन से सीखेंगे कि डेफिनेशन से क्या हम उस वर्ड को पहचान सकते हैं कि वो नाउन है, और फिर देखेंगे कि क्या वो सब्जेक्ट है या फिर वो ऑब्जेक्ट है। नाउ देखिए यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, अनिल वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। सेंटेंस में सबसे पहले मैंने एक पर्सन का नेम लिख दिया यहां पे, अनिल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सर ये एक नाउन है। डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, नेम ऑफ अ पर्सन। क्या आपको नहीं लगता कि अनिल किसी व्यक्ति का नाम है? आपको लगता है कि एक व्यक्ति है तो ये नाउन है। अब इस नाउन के बाद क्या लिखा है, इस नाउन के बाद लिखा है वॉज स्पीकिंग, और वॉज और स्पीकिंग में आईएनजी लगी हुई है। तो आप समझ गए कि ये क्या है, वर्ब। और इस वर्ब के बाद क्या लिखा है, इंग्लिश, और इंग्लिश क्या है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट।
यानी किसी सब्जेक्ट का नाम जो आप पढ़ रहे हैं इस समय। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। जब भी किसी चीज का नाम की बात करेंगे, किसी वस्तु का नाम, इंग्लिश को किस कैटेगरी में रखोगे आप? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, एक्शन या क्वालिटी? किस में? इट्स अ थिंग, इट्स अ नॉन लिविंग ना। तो ये एक नाउन हुआ, यहां पे भी नाउन हुआ। और जब भी नाउन किसी सेंटेंस में आता है तो या तो बनता है क्या, सब्जेक्ट, या बनता है ऑब्जेक्ट। यहां पर जो अनिल है वो क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। और जो इंग्लिश है ये क्या है बच्चों? वेरी गुड, ये एक ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में जब कोई सब्जेक्ट आता है तो उसकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा कहां होती है? वर्ब से पहले। हमेशा वर्ब से पहले सब्जेक्ट रहेगा। इस बात को समझ लो, सीख लो अच्छे से, दिमाग के अंदर बिल्कुल किसी कमरे में रखकर और उसकी ताला लगा दो। हमेशा फिक्स कर लो कि वर्ब से पहले आने वाला नाउन, वर्ब से पहले आने वाला नाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट। और ये जो वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है ये क्या बना है? ऑब्जेक्ट। तो हम इससे एक चीज सीख सकते हैं कि सर जो वर्ब होती है, वर्ब से पहले अगर किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, या किसी थिंग का नेम, या किसी एनिमल का, या किसी आइडिया, या किसी एक्शन, या किसी क्वालिटी का नाम होगा तो वो क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब से पहले आपने कोई नाउन देखा, ठीक है, क्या देखा आपने? नाउन देखा, डेफिनेशन से पहचान लिया, और वो नाउन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद में आपने कोई नाउन देखा तो वो नाउन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर इंग्लिश और यहां पर अनिल दोनों नाउन है, उनमें से एक सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है ना। अब बात कर ली हमने कि नाउन का फंक्शन क्या होता है, ये हमने समझ लिया, जो कि बहुत जरूरी है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा, वो या तो होगा कोई नाउन और या होगा कोई प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के अलावा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट बन सके। अगर आपको कभी कोई लगे कि कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब को सब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो यकीन मानिए कि वो एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं होगा, वो या तो होगा कोई नाउन या होगा प्रोनाउन, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं बनता। और हमेशा वर्ब से पहले और वर्ब के बाद में देखें, किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है जिससे एक सेंटेंस बनता है, वो ये है, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट, और उसके बाद आती है वर्ब, और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अब इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है नाउन। और मेरा मकसद ये है कि आपको सिर्फ यहां पे डेफिनेशन याद करवा दूं, इतना सिर्फ मकसद नहीं है मेरा कि आपको सिर्फ डेफिनेशन याद हो जाए, क्योंकि वो तो आपको पहले से पता थी। कुछ 3 ही चीजें तो मैंने ऐड करी हैं। क्या वो चीज आपको पहले से नहीं पता थी कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का नाम नाउन होता है? क्या उससे अभी कुछ सीख पाए? मेरा मकसद यह है कि जब आप एग्जाम में बैठें तो वहां एग्जाम के अंदर आपके सामने जो भी वर्ड आए उसको समझ जाएं कि वो एक नाउन है। और नाउन की पोजीशन क्या होती है? या तो बनता है सब्जेक्ट और या बनता है वो ऑब्जेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ नाउन हमने पढ़ लिए, और कहां आता है? सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड हमारे पास स्विमिंग है। अब इस स्विमिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे सर?
ना इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे यहां पर कि स्विमिंग के बाद आने वाला वर्ड कौन सा है। यहां पे वर्ड है हमारे पास इज, और ये इज क्या है? इज एक वर्ब है। क्या है ये? एक वर्ब ना। अब जो इज वर्ब है कॉमन, ये एक कॉमन वर्ब है, लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर एक वर्ब होती है। तो वर्ब से पहले एक वर्ड लिखा है और इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है हमें ना। वर्ब से पहले क्या आता है? वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से बनता है। सब्जेक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन से बनता है। तो यहां पे जो स्विमिंग वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाउन है। तो वो हमें कैसे पता चला? वो हमें हेल्प ली हमने एक वर्ब की। तो कुछ वर्ब्स जब भी आप किसी सेंटेंस में देखें तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब जरूर होगी, और वर्ब आपको ये बताएगी कि मुझसे पहले एक सब्जेक्ट आ चुका है और वो सब्जेक्ट वहां पर या तो होगा नाउन या होगा एक प्रोनाउन ना। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर यहां तो हमें एक वर्ब दिख रही है। स्विमिंग तो एक वर्ब है, हमने बचपन से पढ़ा है कि अगर किसी वर्ब के एंड में ING आता है तो वो एक वर्ब होती है। तो आप इसको सब्जेक्ट कैसे कह रहे हो, इसको नाउन कैसे कह रहे हो? तो बच्चों वर्ब से नाउन कैसे बनाई जाती है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई वर्ब नाउन कब बन जाती है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि वर्ब से नाउन कैसे बनती है। तो यहां पे जो स्विमिंग है बच्चों, होने को तो बेसिकली एक वर्ब ही है, इसकी जो नेचर है वो वर्ब जैसी है, लेकिन इस समय जो काम कर रही है, जो फंक्शन कर रही है, वो एक नाउन का कर रही है। और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मैं आपको उन वर्ड के फंक्शन पढ़ा रहा हूं, और वर्ड के फंक्शन के अनुसार हम उस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच तय करते हैं कि वो नाउन है या फिर वो एक प्रोनाउन है। तो यहां पर जो स्विमिंग वर्ड है ना, इसकी जो नेचर है वो वर्ब जैसी है तो ये वर्ब ही इसका काम है, लेकिन जो काम कर रही है सेंटेंस में, जो फंक्शन कर रही है वो एक नाउन का कर रही है। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ना। इस सेंटेंस में भी सबसे पहले आपको एक वर्ड दिख रहा है जिसमें ING आ रही है, स्मोकिंग, और उसके बाद में दिख रहा है आपको वर्ब। अब इस वर्ब से पहले लिखा हुआ शब्द सब्जेक्ट कहलाएगा, और सब्जेक्ट बनता है किसी नाउन या प्रोनाउन से। तो मैं इसे सब्जेक्ट कहूंगा और इसे नाउन भी कह सकता हूं, क्योंकि हम एक वर्ब से नाउन बना सकते हैं। अभी कैसे बनाएंगे मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो यहां पे जो स्मोकिंग है ये एक सब्जेक्ट है और नाउन है, यानी एक नाउन है, और स्विमिंग भी नाउन है। तो हम किसी वर्ब से भी नाउन बना सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी फिक्स है, ऑलरेडी वो बनी हुई है, लेकिन ग्रामर की एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये है कि आप नाउन को बना भी सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है, शानदार वीडियो रहेगा वो भी, उसमें भी हम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश सीखेंगे। ऐसे बेसिक सिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े। हाँ, और उससे आगे आने वाले जितने भी हमारे जो हम इंग्लिश पढ़ेंगे, एडवांस जो टॉपिक्स आएंगे, सारे बेसिक चीजें वहां पे आपको हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे वर्ब से नाउन बनाना, और नाउन कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, नाउन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे हम नाउन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, हर सब्जेक्ट बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा, और हर सब्जेक्ट पूरा डिटेल और कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं।